स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजन सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग आज काल प्रकरण पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हमारे कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर जो क्लास चल रही थी उसी क्लास को आगे कंटिन्यू किया जाए। ऑफलाइन की जो क्लासें मेरी चल रही थी उसी को ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत वहीं से उसको कंटिन्यू किया जाए। तो उनकी मांग के अनुसार हम काल प्रकरण से इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो मेरे पुराने छात्र हैं वो परेशान ना हो। हम हिंदी का संपूर्ण व्याकरण आपका कंप्लीट करवाएंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी अपनी खुद की है। बस आप हम पे अपना भरोसा बनाए रखें और हमारे साथ आप जुड़े रहें। हम आपको संपूर्ण व्याकरण जो है बहुत विधिवत ढंग से कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हम लोग काल विषय वस्तु पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं काल के विषय में। काल, यदि हम बात करें काल शब्द की, तो काल शब्द का यदि आपसे अर्थ पूछ लिया जाए तो काल का अर्थ होता है समय। क्या अर्थ होता भैया? समय। आपसे पूछा जाए कि काल का क्या अर्थ होता है, तो काल का अर्थ होता है समय। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए इसमें कि काल, यदि हम इसके शब्द पर चर्चा करें, ठीक है, आपको पता है कि जो शब्द होते हैं वो शब्द मुख्यतः होते कितने प्रकार के हैं। तो जो शब्द भेद का मैंने आधार आपको पढ़ाया था वो मैंने आपको शब्द भेद आधार, ध्यान रखें, शब्द भेद के आधार, तो मैंने आपको शब्द भेद के आधार जो पढ़ाए थे वो आधार पढ़ाए थे, 4 आधार पढ़ाए थे। ठीक है, इन 4 आधारों में ही मैंने आपको बताया था कि एक तो आधार होता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द। दूसरा होता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द भेद। अगला होता है रूप के आधार पर शब्द भेद, और अगला होता है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, तो ये जो शब्द भेद हैं वो शब्द भेद के जो आधार होते हैं वो 4 आधार होते हैं। यदि मैं इन 4 आधारों पर इस काल शब्द की चर्चा करूं तो आप समझ पाएंगे कि अगर आपसे प्रश्न यहां से बने, छोटे छोटे ढेर सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं, यदि उन प्रश्नों पे मैं आपसे चर्चा करूं और मैं आपसे पूछूं कि उत्पत्ति के शब्द भेद, ध्यान रहे शब्द भेद, ये आपको ध्यान में रखना है कि मैं जो आपको आधार की चर्चा कर रहा हूं इस समय वो शब्द भेद का आधार है। ठीक है, तो शब्द भेद के आधार में जो पहला आधार बनता है वो आधार बनता है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यदि काल शब्द आपसे पूछा जाए कि ये किस प्रकार का शब्द है, तो आपको पता है उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं वो तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है और एक संकर होता है। तो मैं यदि आपसे पूछूं कि ये जो काल शब्द है ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, तो ध्यान रहे ये काल शब्द जो है ये तत्सम शब्द है। कैसा शब्द भैया? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है। मैं दूसरे आधार की यदि आपसे बात करूं, दूसरा आधार इसका है रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर यदि मैं काल के विषय में आपसे पूछूं कि ये जो काल शब्द है वो रूढ़ शब्द है, वो यौगिक शब्द है, वह योग रूढ़ शब्द है, तो ध्यान रहे ये जो काल शब्द है ये रूढ़ शब्द है।
क्यों रूढ़ शब्द है? क्योंकि काल शब्द इस प्रकार का शब्द है जिसमें ना कोई उपसर्ग है, ना कोई प्रत्यय है, ना तो आप इसकी कोई संधि कर सकते हैं और ना ही काल शब्द में कोई समास है। तो रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनमें ना कोई उपसर्ग लगा हो, ना कोई प्रत्यय लगा हो, ना कोई संधि हो, ना ही कोई समास हो। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला जो आधार है वो आधार है रूप के आधार पर। किसके आधार पर? रूप। देखिए, जिसे आप रूप का आधार कह रहे हैं, इसी को हम विकार का भी आधार कहते हैं, ठीक है? या इसी को हम कहते हैं परिवर्तन का आधार। परिवर्तन का आधार। परिवर्तन के आधार पर ध्यान रहे, आपको पता है कि शब्द परिवर्तन अर्थात जो विकार के आधार पर हम बात कर रहे हैं, तो शब्द का यदि विकार के आधार पर हम पूछें कि शब्द के कितने भेद होते हैं विकार के आधार पर या रूप के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर, तो इसके दो आधार होते हैं। एक विकारी शब्द होता है और एक अविकारी शब्द होता है। जो विकारी शब्द होता है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आता है। और जो दूसरा इसका आधार है जिसे हम अविकारी शब्द कहते हैं, उसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक आता है। अर्थात यह रूप या विकार या परिवर्तन के आधार पर इसका विभेद नहीं हो सकता है। ये वास्तव में खुद ही क्या है? तो ये खुद शब्द परिवर्तन की एक इकाई है। क्या भैया? शब्द परिवर्तन की इकाई। अर्थात रूप या विकार या परिवर्तन के आधार पर इसको विभेदित नहीं किया जा सकता है। ध्यान रहे, एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु जो जानने का यहां से आपका बनता है, आप नोट करके इसको लिखेंगे कि ये जो काल है, काल क्या है? शब्द परिवर्तन की एक इकाई। क्या भैया? शब्द परिवर्तन की शब्द परिवर्तन की एक इकाई। एक क्या है? इकाई है। शब्द परिवर्तन की एक इकाई है। क्या? ये काल शब्द। आपको पता है एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपसे यहीं से मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पेपर में और भी पूछा जा सकता है, मैं उसकी भी चर्चा यहीं पे करना चाहूंगा। यदि आपसे पूछा जाए कि शब्द परिवर्तन की कितनी इकाइयां होती हैं? शब्द परिवर्तन की इकाई यहां पे देखिए, देखेंगे हम शब्द परिवर्तन की इकाई। तो शब्द परिवर्तन की जो इकाई होती है वो वास्तव में होती तो चार है, मुख्य रूप से चार होती है। कितनी होती भैया? चार होती है। कौन कौन सी होती है? तो उसमें पहला जो होता है उसे हम कहते हैं लिंग। क्या कहते हैं भैया? लिंग कहते हैं। दूसरे को हम क्या कहते हैं? तो दूसरे को हम वचन कहते हैं। तीसरे को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और चौथे को क्या कहते हैं? तो चौथे को हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कारक कहते हैं। ये लिंग, वचन, काल, कारक क्या है? तो ये शब्द परिवर्तन की इकाई है। क्या है? शब्द परिवर्तन की इकाई। अर्थात किसी भी शब्द में आप कितने आधारों पर परिवर्तन कर सकते हैं? तो आप इन चार आधारों पर परिवर्तन कर सकते हैं। वो चार आधार कौन से हैं? तो उसमें पहला आधार है लिंग, दूसरा आधार है वचन, तीसरा आधार है काल और चौथा आधार है कारक। और इन चार आधारों में इस समय जो हम चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा किसकी कर रहे हैं? तो चर्चा कर रहे हैं हम लोग
काल की। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा कि काल क्या है, तो काल शब्द परिवर्तन की एक इकाई है। बात समझ में आई कि हमने इसे शब्द परिवर्तन की इकाई क्यों कहा? क्योंकि आप काल के आधार पर शब्द में परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए काल को शब्द परिवर्तन की इकाई कहा जाता है। ठीक है, हम और अगर गहराई में थोड़ा सा चलें और हम आपसे पूछें कि जो काल शब्द है वो इस अर्थ के आधार पर ये एकार्थी शब्द है, ये अनेकार्थी शब्द है, ये समानार्थी शब्द है, या फिर ये विपरार्थी अर्थात विलोम शब्द, किस प्रकार का शब्द है, तो आपको समझना होगा कि काल के बहुत सारे अर्थ तो होते नहीं हैं। काल का अर्थ होता है समय। क्या अर्थ होता है? समय। वैसे जो रूढ़ शब्द होते हैं, ये जो रूढ़ शब्द होते हैं, ये रूढ़ शब्द अधिकांशतः क्या होते हैं, तो ये अधिकांशतः एकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, यदि मैं यहां आपसे पूछूं अर्थ के आधार पर, क्या भैया, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर ये जो काल शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है, अर्थात यह एकार्थी है, यह अनेकार्थी है, यह समानार्थी है, या फिर ये विपरार्थी है, तो यह काल शब्द जो है वो एकार्थी शब्दों की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसका केवल एक ही अर्थ होता है, समय। ठीक है, इसलिए एकार्थी शब्द इसे मानेंगे हम, तो इसे हम क्या कहेंगे? एकार्थी। एकार्थी शब्द है। आगे यदि हम चर्चा करें आपसे कि काल के प्रकार कितने होते हैं, क्या भैया? प्रकार। तो ध्यान रहे कि काल के जो प्रकार होते हैं वो काल के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनकी चर्चा हम लोग विस्तार पूर्वक आगे करेंगे, किंतु उसके पहले इनका एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, है ना। मैं आपसे पूछूं कि काल शब्द का अर्थ क्या होता है, तो काल शब्द का अर्थ होता है समय। क्या होता भैया? समय होता है। फिर मैं आपसे पूछूं कि शब्द भेद के आधार पर यह जो काल शब्द है वह काल शब्द किस प्रकार का शब्द है, अर्थात मैं उत्पत्ति के आधार पर यदि आपसे पूछूं कि उत्पत्ति के आधार पर जो काल शब्द है वो तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है, संकर शब्द है, तो काल शब्द किस प्रकार का शब्द है भैया? तो काल शब्द तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि मैं आपसे रचना के आधार पर पूछूं कि यह जो काल शब्द है किस प्रकार का शब्द है, अर्थात यह रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, तो ये कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है भैया? रूढ़ शब्द है। कौन? यह काल शब्द। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूं कि रूप या विकार या फिर परिवर्तन के आधार पर क्या काल को विभेदित किया जा सकता है, तो नहीं विभेदित किया जा सकता है। क्यों नहीं विभेदित किया जा सकता है? क्योंकि काल शब्द जो है वह खुद ही क्या है? शब्द परिवर्तन की इकाई। क्या भैया? शब्द परिवर्तन की इकाई है। क्या है? शब्द परिवर्तन की इकाई। आगे हम आपसे पूछें कि अर्थ के आधार पर शब्द, ये जो काल शब्द है उसे हम क्या मान सकते हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची, तो ये शब्द जो है वो एकार्थी शब्दों की श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे हम चलें और आपसे हम पूछें कि शब्द परिवर्तन की कितनी इकाइयां होती हैं, तो शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयां होती। कितनी इकाइयां होती भैया? 4 इकाइयां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो लिंग होता है, वचन होता है, काल होता है और
कारक होता है। अर्थात किसी भी शब्द में हम लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर और कारक के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं। अतः जो शब्द परिवर्तन की इकाइयां हैं वो कितनी इकाइयां हैं? तो 4 इकाइयां हैं। कौन कौन सी हैं? तो लिंग है, वचन है, काल है और कारक है। फिर मैंने आपसे पूछा कि भाई काल कितने प्रकार का होता है? तो काल 3 प्रकार का होता है। यहां तक की चीजें समझ में आई तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं आगे आपको पढ़ाता हूं जिससे कि आप इस नोट्स को आसानी से बना सकें। एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम इसके आगे की चर्चा करते हैं कि काल वास्तव में कितने प्रकार का होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि काल कितने प्रकार का होता है तो वास्तव में काल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल और तीसरा होता है भविष्य काल। एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु मैंने आपसे बताया था कि हिंदी एक ऐसा विषय वस्तु है जिसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं होता है, केवल चीजों को समझना होता है। तो आपको ये नहीं रट के रखना है कि सर ने बता दिया था कि सबसे पहले भूतकाल होता है, उसके बाद वर्तमान काल होता है, उसके बाद भविष्य काल होता है। तो इसको इसी क्रम में हमें रटना कुछ भी नहीं है, चीजों को समझना है। ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि काल के प्रकार आपसे पूछ लिए जाएं तो काल के प्रकार आपको क्या बताने हैं, कितने प्रकार के काल होते हैं? तो ध्यान रहे काल जो होता है वो भैया 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है वो भी ध्यान से हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो काल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। उसमें जो पहला प्रकार है, उसमें जो पहला प्रकार है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं भूतकाल। क्या कहते भैया? भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। ये पहला प्रकार है। ठीक है। अगर हम दूसरे प्रकार की आपसे बात करें तो काल का जो दूसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं भैया? वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। और इसका जो तीसरा और अंतिम प्रकार है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं भविष्य काल। भविष्य काल। ठीक। ये 3 प्रकार है। ये इसका दूसरा प्रकार है और ये इसका तीसरा प्रकार है। अब देखिए इसमें प्रकारों की चर्चा हो गई। ठीक है कि इसके प्रकार कितने होते? 3 प्रकार होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस काल की परिभाषा समझते हैं कि भाई काल किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं इसकी परिभाषा कि भाई काल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा परिभाषा तो ध्यान से समझिए। मैंने अभी आपसे कहा कि काल का अर्थ क्या होता है? समय। काल का क्या अर्थ होता है? समय। तो मैं यदि इसकी सामान्य परिभाषा बनाऊं तो समय का बोध कराने वाले को ही हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? समय का बोध कराने वाले को, समय का बोध कराने वाले को कराने वाले को
काल कहते हैं। काल कहते हैं। ये इसकी सामान्य परिभाषा हुई। यदि हम इसकी विशिष्ट परिभाषा की चर्चा करें, इसके विशिष्ट परिभाषा की चर्चा करें, तो इसमें थोड़ी सी चीजें आपको और जोड़नी चाहिए। उससे क्या होगा, इसकी एक बेहतर परिभाषा आपके सामने आ जाएगी। ये तो सत्य है कि काल कार्य क्या करता है, तो ये समय का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? समय का बोध कराता है। किसका बोध कराता है भैया? समय का बोध कराता है। किंतु किसके समय का बोध कराता है, यह नहीं इस परिभाषा में पता है। अगर हम उसे भी इसमें जोड़ दें तो इसकी एक बेहतर परिभाषा बन जाएगी, एक व्याकरणिक बेहतर परिभाषा बनकर तैयार हो जाएगी। तो वास्तव में ये जो काल होता है, ये समय का बोध तो कराता है, किंतु किसके समय का बोध कराता है? तो क्रिया के समय का बोध कराता है। किसके समय का बोध भैया? क्रिया के समय का बोध। अब आप इसकी और बेहतर परिभाषा कैसे बनाएंगे कि क्रिया के समय का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या परिभाषा, इसकी बेहतर परिभाषा क्या बनेगी? क्रिया के समय का बोध कराने वाले को काल कहते हैं। काल कहते हैं। बात समझ में आई? ध्यान रहे, यदि आपसे कोई सामान्य तौर से पूछ ले भाई काल किसे कहते हैं, तो आप अगर कहते हैं समय का बोध कराने वाले को ही हम क्या कहते हैं? काल, तो ये परिभाषा गलत नहीं है। किंतु अगर इसके वास्तविक परिभाषा की बात करें, अर्थात जिससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आपको इसमें क्रिया शब्द जोड़ना होगा। क्योंकि वास्तव में काल करता क्या है? क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराता है कि ये जो क्रिया है वो किस समय में घटित हो रही है, यह बताने का कार्य किसका होता है? तो यह बताने का कार्य इस काल का होता है। बात समझ में आ रही ना? परिभाषा ये भी सही है, परिभाषा यह भी सही है, किंतु यह जो परिभाषा है यह एक बेहतर और पूर्ण परिभाषा है। बेहतर और पूर्ण परिभाषा है। बात समझ में आई? चलिए एक बार इसका रिवीजन करते हैं और फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि काल के कितने प्रकार होते हैं, तो काल के प्रकार कितने होते भैया? 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? तो पहला है भूतकाल। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है वर्तमान काल। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है भविष्यकाल। तीसरा कौन सा है? भविष्यकाल है। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूं कि काल की परिभाषा बताइए, काल किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? समय का बोध कराने वाले को काल कहते हैं। समय का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? हम काल कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई कि आप इसकी एक बेहतर और सटीक परिभाषा बताइए जिससे सारी चीजें स्पष्ट हो जाएं, भाई समय का बोध तो कराता, मेरी बात समझ में आ रही, किंतु किसके समय का बोध कराता है? तो ध्यान रहे, क्रिया के समय का बोध कराने वाले को ही हम क्या कहते हैं भैया? तो उसको ही हम कहते हैं काल। आया समझ में? तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें जिससे कि आप आगे की चीजों को और बेहतर तरीके से समझ सकें। एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, यहीं से एक और महत्वपूर्ण चीज हम लोग जान सकते हैं। यदि यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये आप हमें बताएं कि ये
भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल किसे कहते हैं। तो इसकी भी आप छोटी और सामान्य परिभाषा बड़ी आसानी से अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। देखिए कैसे इसकी परिभाषा बनी, रटना कुछ नहीं है। मैंने अभी आपसे बताया, ध्यान से समझिए कि काल का अर्थ क्या होता है। तो मैंने अभी काल का अर्थ आपको क्या बताया भैया, समय बताया। क्या बताया, समय। बस इसमें भी तो दो ही चीजें हैं, इसमें एक है भूत और एक है काल। तो आपको काल का अर्थ तो पता है कि काल का अर्थ क्या होता है, समय होता है। क्या अर्थ होता है भैया, समय होता है। और भूत का अर्थ क्या होता है, तो बीता हुआ, बीता हुआ। बस आसान सी बात है। आपसे भूतकाल पूछा जाए तो बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं। परिभाषा मैंने कहा ना, रटना नहीं है, समझना है। भूत का अर्थ क्या होता है, तो भूत का अर्थ होता है बीता हुआ। काल का अर्थ क्या होता है, समय। अर्थात बीते हुए समय को ही हम क्या कहते भैया, भूतकाल कहते हैं। बात समझ में आई। आगे इसे इसमें भी हम समझेंगे। काल का अर्थ क्या होता है, तो काल का अर्थ होता है समय। क्या अर्थ होता है भैया, समय। और वर्तमान का क्या अर्थ होता है, तो वर्तमान का मतलब होता भैया चल रहा, चल रहा। अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, जैसे आपने इसकी परिभाषा बनाई इट इज वैसे ही आपको इसकी भी परिभाषा बना लेनी है। चल रहे समय का बोध कराने वाले को हम कहते हैं वर्तमान काल। बीते हुए समय को तो हमने कहा भूतकाल, किंतु चल रहे समय को हमने क्या कहा, वर्तमान काल। रटना नहीं है। यदि आपको शब्दों का अर्थ पता है तो परिभाषाओं का निर्माण आप स्वतः कर सकते हैं। ठीक है। भविष्य काल की बात करें तो काल का अर्थ क्या होता है, आप तुरंत बताएं हमें। काल का अर्थ होता है भैया समय। क्या अर्थ होता है, समय। और भविष्य का क्या अर्थ होता है, तो भविष्य का अर्थ होता है आने वाला। क्या अर्थ होता भैया, आने वाला। ठीक है। अर्थात आने वाले समय को ही हम क्या कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, भविष्यकाल कहते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई, परिभाषा समझ में आई। परिभाषा रटना नहीं है, आपको समझना है। देखो कैसे, अगर आपसे हम पूछें कि काल का क्या अर्थ होता है, तो काल का अर्थ होता है समय। आपसे पूछा जाए काल कितने प्रकार का होता है, तो काल होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल, तीसरा होता है भविष्यकाल। फिर मैं आपसे पूछूं कि भाई भूतकाल किसे कहते हैं, तो भूत का अर्थ होता है बीता हुआ, काल का अर्थ होता है समय। अर्थात भूतकाल का परिभाषा जो बना, जो उसका अर्थ निकला, वो क्या निकला, बीता हुआ समय। बीता हुआ समय, उसको हम क्या कहते हैं, भूतकाल। वर्तमान का अर्थ है चल रहा, काल का अर्थ है समय। अर्थात वर्तमान काल का अभिप्राय हुआ चल रहा समय। जो चल रहा समय होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। हम पढ़ा रहे हैं वर्तमान काल, हम पढ़ाए थे भूतकाल, और हम पढ़ाएंगे, ये क्या है, ये भविष्यकाल। ठीक है। तो भविष्य का मतलब होता है आने वाला, और काल का अर्थ होता है समय। अर्थात भविष्य काल का अर्थ क्या बनाएंगे आप, आने वाला समय। आने वाले समय को हम भविष्य काल, अर्थात बीते हुए समय को भूतकाल, चल रहे समय को वर्तमान काल, और आने वाले समय को हम भविष्य काल कहते हैं। बात समझ में आई। अब हम इनके प्रकारों के प्रकार समझते हैं। इनके प्रकारों के प्रकार समझते, एक एक के विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे भूतकाल। किस पर चर्चा करेंगे भैया, भूतकाल। चलिए आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूं।
ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें? भूतकाल। भूतकाल, ठीक है। सबसे पहले इसकी शाब्दिक परिभाषा बनाएंगे, फिर इसकी वास्तविक परिभाषा बनाएंगे। शाब्दिक परिभाषा यदि बनानी है तो भूत का अर्थ मैंने आपको बताया कि भूत का अर्थ क्या होता है? बीता हुआ। क्या अर्थ होता भैया? बीता हुआ। और काल का अर्थ क्या होता है? समय। अर्थात शाब्दिक परिभाषा हुई बीते हुए समय को ही हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। यह भूतकाल की शाब्दिक परिभाषा हुई। आपसे पूछा जाए शाब्दिक परिभाषा, शाब्दिक परिभाषा, तो शाब्दिक परिभाषा होगी बीता हुआ समय, या बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कहते हैं, ठीक है। इसकी वास्तविक परिभाषा बनाते हैं। वास्तविक परिभाषा, यह बात सत्य है कि बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं, किंतु किसके बीते हुए समय को, यह जानना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रहे, क्रिया के बीते हुए समय का बोध कराने वाले को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कहते हैं। अब एक बात और ध्यान से समझिए आप। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? भूतकाल के प्रकार, तो भूतकाल के जो प्रकार होते हैं वो प्रकार होते हैं 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। ध्यान रहे, यह शब्द देख करके आप भ्रमित ना होइएगा। अधिकांश लोग कर क्या देते हैं कि वो 6 कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो ये वर्तनी शुद्धि का विषय वस्तु है। यह गलत है, यह गलत है। और यह जो 6 लिखा गया है यह सही है। मानक 6 यही है, ठीक है। मानक 6 यही है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई भूतकाल किसे कहते हैं, तो मैंने कहा ना इसकी परिभाषा रटनी नहीं है, आपको केवल बना लेनी है। देखो कैसे। भूत का अर्थ होता है बीता हुआ, काल का अर्थ होता है समय, अर्थात बीते हुए समय को हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय को कहते हैं भूतकाल कहते हैं। आगे समझिए,
वही तो आपने लिखा ना। तो ये क्या है, ये क्योंकि शब्द के अनुसार आपने परिभाषा बनाई, इसलिए इसको हम शाब्दिक परिभाषा कहेंगे। इसकी वास्तविक परिभाषा, क्योंकि आपको पता है कि किसके समय का बोध होता है, तो काल बोध कराता है किसके समय का, क्रिया के समय का, कि कोई भी क्रिया किस समय में घटित हो रही है, इसी का बोध कराता है क्या, काल। तो बस वास्तविक परिभाषा बनाने के लिए आपको यही शब्द उसमें जोड़ देना है, हो गई इसकी वास्तविक परिभाषा। क्रिया के बीते हुए समय का बोध कराने वाले को ही हम भूतकाल कहते हैं। और आपने यही इसकी परिभाषा बनाई कि क्रिया के बीते हुए समय का बोध कराने वाले को भूतकाल कहते हैं। फिर आपसे पूछा जाए भूतकाल कितने प्रकार का होता है, तो भूतकाल 6 प्रकार का होता है। देखिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भूतकाल कितने प्रकार का है, यह पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए काल कितने प्रकार के होते हैं, तो काल 3 प्रकार के होते हैं। किंतु आपसे पूछा जाए भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया, 6 प्रकार के होते हैं। चीजें यहां तक समझ में आई? आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आपको आगे इस क्लास को कंटिन्यू करता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भैया भूतकाल के प्रकार। ठीक है, कि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। किंतु कौन कौन से प्रकार होते हैं यह जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं, है ना। तो अब हम लोग जानेंगे कि भूतकाल के जो जो 6 प्रकार होते हैं, वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं। आप लिखेंगे भूतकाल के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो पहला प्रकार होता है भैया, उसे हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। क्या कहते भैया, सामान्य सामान्य भूतकाल। क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसमें जो दूसरा प्रकार है भूतकाल का, उसे हम कहते हैं, जो पहला है वो तो सामान्य भूतकाल है, दूसरा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। आपको तनिक भी डरने की आवश्यकता नहीं है कि अब इसके 6 प्रकार हो गए तो इन 6 प्रकारों को हम लोग समझेंगे। कुछ नहीं, बहुत आसान है। आपको धैर्यतापूर्वक चीजों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझना, सब समझ में आएगा। ठीक है, इसका जो तीसरा प्रकार है पूर्ण भूतकाल। क्या भैया, पूर्ण भूतकाल। इसका जो चौथा प्रकार है उसे हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। पांचवा जो इसका प्रकार है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल।
और अगले को हम कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, ये तो इसके 6 प्रकार हुए। ये इसका पहला प्रकार, ये इसका दूसरा प्रकार, ये इसका तीसरा प्रकार, ये इसका चौथा प्रकार, ये इसका पांचवा प्रकार और ये इसका छठा प्रकार है। यदि आपसे पूछा जाए कि भूतकाल कितने प्रकार का होता है तो भूतकाल 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतु हेतु मद भूतकाल। ये 6 प्रकार है। एक और महत्वपूर्ण बात कि हम सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं या सामान्य भूतकाल हम कैसे पहचानेंगे, है ना। आसन्न कैसे पहचानेंगे, पूर्ण कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान। मैंने आपसे बताया था कि ये जो काल है, इस काल का जो निर्धारक होता है वो वास्तव में सहायक क्रिया होती है। क्या? सहायक क्रिया। क्या भैया? सहायक क्रिया। यदि आपको इनकी सहायक क्रियाएं पता हो जाएं कि हम किस सहायक क्रिया का प्रयोग सामान्य भूतकाल में, आसन्न भूतकाल में, पूर्ण भूतकाल में, अपूर्ण भूतकाल में, संदिग्ध में और हेतु हेतु मद भूतकाल में करते हैं तो बड़ी सुगमता पूर्वक हम इस काल के प्रकार को भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो सामान्य भूतकाल होता है, इसमें जो सहायक क्रियाएं आती हैं वो आता है आ, ई, ए। क्या आता है? आ, ई, ए आता है। ठीक है, सामान्य तौर पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात समझिएगा, इसमें आपको स्वतंत्र रूप में सहायक क्रिया देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये सहायक क्रियाएं आपको स्वतंत्र रूप में नहीं देखने के लिए मिलती है। यानी कि आपको सहायक क्रियाओं की हम बात करें तो स्वतंत्र रूप से सहायक क्रियाएं इसमें दृष्टिगत नहीं होंगी। पहली महत्वपूर्ण बात, इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। हम दोनों स्थितियों को आपको बताएंगे कि इसमें आ, ई, ए कहां पर दिखेगा और कहां पर उस सहायक क्रिया का वास्तविक रूप आपको नहीं दिखेगा। कहां दिखेगा, कहां नहीं दिखेगा, आप इसकी पहचान कैसे करोगे? बस ध्यान रहे कि आपको इस क्लास को लगातार देखना होगा। दिमाग में अगर ये चीजें सेट हो गई तो कुछ भी रटना नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि इसी सामान्य भूतकाल की क्रियाओं के साथ हम यदि जोड़ दें भैया, क्या है जोड़ दें, क्या जोड़ दें? है, तो वो जो होता है वो रूप किसका बन जाता है? आसन्न भूतकाल का बन जाता है। अब मैंने है और हैं दो लिखा है, दोनों की चीजें भी आपको समझनी होंगी। देखिए है का जो प्रयोग होता है ये एक वचन के लिए, किसके लिए? एक वचन। और हैं का जो प्रयोग होता है यह बहुवचन में किया जाता है। कहां? बहुवचन में किया जाता है। यह आपको महत्वपूर्ण रूप से समझना होगा। ठीक है, बात करें हम पूर्ण भूतकाल की, तो पूर्ण भूतकाल में ध्यान रखना होगा आपको कि यदि हम इसी सामान्य भूतकाल की क्रियाओं के साथ में क्या जोड़ दें? था, थी, थे जोड़ दें। क्या जोड़ दें भैया? था, थी,
थे, तो वो जो क्रिया का रूप बनेगा वो पूर्ण भूतकाल का हो जाएगा। किंतु ध्यान रहे, अगर इसी सामान्य भूतकाल की क्रियाओं में रहा था, रही थी, रहे थे जुड़, तब वह रूप बनेगा अपूर्ण भूतकाल का। किसका? अपूर्ण भूतकाल का। क्या बनेगा? आपको जोड़ना होगा इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, अगर सामान्य भूतकाल की क्रियाओं में रहा था, रही थी, रहे थे जोड़ देते हैं तो उसका रूप बन जाता है पूर्ण भूतकाल का। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, और संदेह जब भी उत्पन्न होता है भैया तो उसमें होगा जुड़ता है। क्या जुड़ता है? होगा। ठीक है, यानी यदि इसी सामान्य भूतकाल की क्रियाओं में हम होगा, होगी, होगे जोड़ दे तब वो बन जाएगा संदिग्ध भूतकाल। होगा, होगी, होगा, होगी, होंगे। आगे ध्यान देंगे हम, हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल का मतलब होता है कि शर्त वाला वाक्य। कैसा वाक्य भैया? शर्त वाला वाक्य। शर्त वाला वाक्य। ठीक है, चीजें समझ में आई? अब हम एक बार स्टार्टिंग से इन चीजों को समझ लेते हैं। अर्थात यदि आपसे पूछा जाए कि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, तो भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतु हेतुमद भूतकाल। आसन्न भूतकाल के अंतर्गत जो सहायक क्रियाएं हम प्रयोग में ले आते हैं वहां हम देखते हैं कि आ, ई, ए मिलता है। आसन्न भूतकाल में है और है मिलता है एक वचन में, है बहुवचन में। पूर्ण भूतकाल में था, थी, थे दिखता है। अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे दिखता है। और संदिग्ध भूतकाल में होगा, होगी, होगे दिखता है। और हेतु हेतु मद भूतकाल जो होता है वह शर्त वाला वाक्य होता है। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसके आगे की जो चीजें होंगी हम लोग इसके आने वाले वीडियो में अर्थात इसकी अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए यहीं पर धन्यवाद।